भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जो नेता उसमें हैं उनकी आत्मा मर जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ पूरे सहयोग और मदद के साथ खड़ी होगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जा सके। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण शून्य करने के बाद लोगों को लगा था कि पिछड़े वर्ग के संगठनों, नेताओं और जागरूक लोगों का गुस्सा फूट पड़ेगा, लेकिन 27 तारीख को हाईकोर्ट से डिसीजन आता है। 30 तारीख तक सत्ता पक्ष के पिछड़े नेता और विपक्ष के पिछड़े नेताओं ने महज इस मुद्दे पर गाल बजाए हैं। इस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर गंभीरता दिखाने की बजाय चिंता इस बात की थी कि अगर कोई हमसे सवाल पूछ लेगा तो बताने के लिए हमारे पास कुछ ट्वीट्स होने चाहिए, कुछ बयान होने चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सत्ता पक्ष के पिछड़े या विपक्ष के पिछड़े एक दूसरे पर आरोप लगाने पर तो इन लोगों ने समय जाया किया, लेकिन हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय को ठीक से पढ़ा भी नहीं होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पिछड़ों की हैसियत नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जातिवादी निर्णय है। हाईकोर्ट के 2 जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और सौरभ लवानिया ने जो निर्णय दिया है वो 87 पेज का निर्णय है। यह प्रैक्टिकल बात है कि 87 पेज अचानक से नहीं पढ़े जा सकते, लेकिन 27 को निर्णय आता है, 29 को उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल और पिछड़ों के सबसे बड़े तथाकथित नेता अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो 87 पेज ना सही, उस निर्णय का जो जीस्ट है वो अंतिम लाइन में है। उन अंतिम लाइन में अगर यह कहा गया है कि ट्रांसजेंडर को भी ओबीसी में कंसीडर किया जाए, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं रखते हैं? समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव या रामगोपाल, किसी का भी ट्विटर हैंडल खंगाल मारिए, सत्ता पक्ष के पिछड़े वर्ग के नेताओं को गुलाम बताया गया है, बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया गया है, ठहराना भी चाहिए, मगर किसी ने भी इस मुद्दे की चर्चा नहीं की है कि हाईकोर्ट ने असंवैधानिक निर्णय देते हुए कहा है कि ट्रांसजेंडर को भी ओबीसी में कंसीडर करो। यह कैसे संभव है मी लॉर्ड? होना यह चाहिए था कि ट्रांसजेंडर अगर सवर्ण वर्ग का है तो वह सवर्ण वर्ग की सीट पर फाइट करेगा, और ओबीसी वर्ग का है तो ओबीसी की सीट पर, एससी वर्ग का है तो एससी की सीट पर। इस अन्यायपूर्ण और ओबीसी वर्ग का मजाक बनाने वाले निर्णय पर किसी की जबान क्यों नहीं खुली? क्योंकि उस निर्णय को पढ़ने का समय ही नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए या ट्वीट करने आए, महज रस्म अदायगी करके सत्ता पक्ष के गुलामों ने इधर आरोप लगाए, इधर वालों ने उधर पर आरोप लगाए। दोनों ब्राह्मण न्यायमूर्तियों के निर्णय की अंतिम 2 लाइनें मैं आपको बताता हूं। द क्लेम ऑफ ट्रांसजेंडर फॉर देयर इंक्लूजन बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स शैल आल्सो बी कंसीडर्ड। ट्रांसजेंडर वाले निर्णय की गंभीरता अभी भी ना समझ में आ रही हो तो समझ लीजिए। मान लीजिए किसी तरीके से सरकार ओबीसी का आरक्षण लागू करवाने में सक्षम हो जाती है, तो बनारस, कानपुर जैसी जगह में जहां किन्नर स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हम अपना प्रत्याशी लड़वाएंगे, वहां सवर्ण समाज के या ब्राह्मण समाज के किसी किन्नर को ओबीसी की सीट पर लड़वा करके कहा जाएगा कि ये ट्रांसजेंडर है। और हाईकोर्ट ने ऐसा ही निर्णय दिया है। मतलब ओबीसी को जो सीटें मिलेंगी भी, उन सीटों में भी सवर्ण किन्नर को फिट करके आपका आरक्षण छीन लिया जाएगा। और इस मामले में मुझे संदेह यूं ही नहीं है, जब पहला किन्नर अखाड़ा बनता है तो आचार्य बनते हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, और उस किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनती हैं पवित्रानंद नीलगिरी, जो गर्व के साथ बताती हैं कि मैं मराठी ब्राह्मण परिवार से आती हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस फैसले को जातिवादी निगाह से देख रहा हूं। उसकी कई वजह है। छुट्टी के दिनों में भी आनन फानन में 20 दिन में पूरे फैसले की सुनवाई पूरा कर लेना। अन्य 4 राज्यों में भी जहां जहां रोक लगी, लेकिन यह नहीं कहा गया सरकारों से कि तुरंत चुनाव कराओ ओबीसी आरक्षण के बिना। जहां जहां ओबीसी को, एससी वर्ग को नुकसान पहुंचाना होता है, वहां वहां हाईकोर्ट्स के मिलॉर्ड
आनन फानन में फैसला दे देते हैं। अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी, अगर सुप्रीम कोर्ट में जरूरत पड़ी तो लगातार सरकार भेदभाव कर रही है और जरूरत पड़ेगी और हमारी पार्टी के संगठन के लोग, पिछड़ा वर्ग का जो संगठन है उसके लोग तैयार कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ पूरे सहयोग और मदद के साथ खड़ी होगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जा सके। तो माननीय अखिलेश यादव जी, जरूरत कब पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट कब जाना पड़ेगा, कब बंद का आह्वान करेंगे, कब समाजवादियों से अनुरोध करेंगे कि सड़कों पर उतरें और इस मुद्दे पर बीजेपी की ईंट से ईंट बजा दें, ऐसा कब होगा? महज प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्विटर पर ही ओबीसी के अधिकारों की बात नहीं लड़ी जा सकती। हाईकोर्ट के जजमेंट में याचिकाकर्ता वैभव पांडे के साथ 92 अन्य याचिकाकर्ताओं की पिटीशन शामिल की गई है। मतलब इस मुद्दे को लेकर के 93 लोग हाईकोर्ट गए थे। उसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए या उनकी पिछलग्गू पार्टियों के कितने पिछड़े नेताओं ने अपने लोग खड़े किए। इस समय तो सत्ता पक्ष के गुलाम, विपक्ष के गुलाम एक स्वर में कह रहे हैं कि हम ओबीसी आरक्षण के साथ खड़े हैं और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कब जाएंगे? जब समय था तब ना सत्ता पक्ष के गुलाम पिछड़े नेताओं ने सरकार से कहा कि यह सही समय है, इस समय आयोग का गठन कर दीजिए और ट्रिपल टेस्ट के अनुसार पूरी अपनी तैयारी करिए ताकि हाईकोर्ट में कोई रिट दायर करे तो आपके पास पुख्ता आंकड़े मौजूद हों। उस समय विपक्ष के नेताओं ने भी यह नहीं कहा, बल्कि जागरूक अधिकारियों के एक संगठन जिसमें अमृतलाल साहू एडीएम पद से रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने नवंबर में ही आशंका व्यक्त करते हुए कह दिया था कि ऐसा हो सकता है अन्य राज्यों की तरह कि एक पिटिशनर खड़ा किया जाए और ओबीसी आरक्षण पर रोक लगवा दी जाए। तब सत्ता पक्ष और विपक्ष के मुर्दे कहां थे? उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार सो रही है। हमें तो संभावना ये है कि इसी तरह से जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, यहाँ का कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट चला जाएगा। ये आशंका है कि निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार सिंह और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए ओबीसी को आरक्षण न दे करके सारी सीटें सवर्णों को दे दी जाए। रामगोपाल यादव ने पहला ट्वीट इस मामले पर किया 1:32 पर और ट्वीट में ही उन्होंने केशव मौर्य और पिछड़े वर्ग के अन्य नेताओं को जो बीजेपी के साथ हैं उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया, बंधुआ मजदूर। वो बंधुआ मजदूर आपसे पहले मतलब 1:06 पर जो रस्म अदायगी आपने की है ट्वीट करके, वो भी व्यक्त कर चुका था। अखिलेश यादव का पहला ट्वीट आता है 2:20 पर। मायावती का पहला ट्वीट आता है 3:44 पर। विपक्ष में अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट 1:26 पर आता है, लेकिन उससे पहले ही केशव मौर्य ट्वीट कर चुके थे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में ट्वीट करते हैं 3:23 पर। मतलब मायावती जी के ट्वीट से पहले ही योगी आदित्यनाथ क्लियर कर चुके थे कि हम ओबीसी के आरक्षण की विवेचना कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यही बात तो विपक्ष भी कह रहा है। आपने सत्ता पक्ष के गुलामों से एक्स्ट्रा क्या काम किया? आखिर इस मुद्दे में गाल बजाने के अलावा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा, ट्वीट करने के अलावा आपने कौन सा तीर मार दिया? यह फैसला आने के बाद पिछड़ों की राजनीति कर रहे केंद्र के दो बड़े मुखौटे अनुप्रिया पटेल और भूपेंद्र यादव, दोनों ने सेफ गेम खेला। दोनों की ट्विटर हैंडल पर अगर आप जाते हैं तो पिछड़ों की बाहिमायती होने का दम तो भरते हैं, लेकिन दोनों ने ही इस मामले में एक भी ट्वीट नहीं किया। अपना दल एस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करवाया गया, वही नपे तुले शब्दों में कि अभी व्याख्या कर रहे हैं, फिर देखेंगे। 5:35 पर उनके मंत्री पति आशीष पटेल का एक ट्वीट आता है जिसमें वो एक टीवी चैनल से बातचीत कर रहे हैं और वही सदे शब्दों में भाषा बोल रहे हैं कि बीजेपी नाराज ना हो जाए। लेकिन उससे पहले एक प्लस पॉइंट था कि योगी आदित्यनाथ ट्वीट कर चुके थे, तो उसी ट्वीट के हिसाब से रटी रटाई भाषा कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। डॉक्टर संजय निषाद ने 2:37 पर माहौल को भांपते हुए सधे शब्दों में ही एक ट्वीट किया। उसमें एक टीवी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा
कि हमारी पार्टी ओबीसी आरक्षण के साथ खड़ी है। नेशनल जनमत अपने विश्लेषण में मुद्दे का ख्याल रखता है, किसी के खुश और नाराज होने का नहीं। इसलिए जो वस्तु स्थिति थी, यथा स्थिति थी, वो आपको बता दी कि ओबीसी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के ओबीसी, विपक्ष के ओबीसी महज रस्म अदायगी कर रहे हैं। ओबीसी संगठनों की बात करें तो ओबीसी महासभा ने उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में संगठन के माध्यम से ज्ञापन जरूर दिलाए हैं। सरदार सेना ने 31 दिसंबर को घोषणा की है कि विभिन्न जिलों में ज्ञापन दिलवाए जाएंगे, लेकिन पिछड़े वर्ग का कोई भी संगठन यह घोषणा नहीं कर पाया है कि इस मुद्दे को लेकर के हम धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। सोचिए, जब जागरूक अधिकारियों का एक संगठन नवंबर में ही ये कयास लगा सकता है, ये आशंका व्यक्त कर सकता है कि ऐसा होगा, तो सत्ता पक्ष के और विपक्ष के पिछड़े कब का इंतजार कर रहे थे कि जब ये निर्णय आ जाएगा तो ट्वीट करेंगे कि ओबीसी आरक्षण के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। इसके अलावा तीसरी कुछ लाइन ऑफ एक्शन हो तो बताइए। इसलिए नेशनल जनमत पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी और आदिवासी समाज के लोगों से अपील करना चाहता है कि व्यक्तिवाद की परछाई से बाहर निकलिए। अपनी जाति के नेताओं को पहले राजा रानी और अब देवी देवताओं की तरह पूजने की जो परंपरा शुरू हो चुकी है, उस परंपरा से बाहर निकलिए। समय रहते हुए इन पर सवाल उठाइए, इनकी जिम्मेदारी फिक्स करिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले कि तुम्हारी जाति वाला गुलाम है, तुम्हारी जाति वाला ज्यादा गुलाम है, हमारी जाति वाला कम गुलाम है, इससे बाहर निकल करके निष्पक्ष तौर पर स्वस्थ मन से एक स्वर में सबकी जिम्मेदारी फिक्स करिए और पूछिए कि आखिर तुम्हारे सत्ता पक्ष में रहते हुए और तुम्हारे विपक्ष में रहते हुए ये हो कैसे गया। जब 4 राज्यों में ऐसा पहले हो चुका है तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आया कि उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। चलिए, हो गया तो होने के बाद अब तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारी राजनीति क्या है बॉस, ये तुम्हें बताना पड़ेगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।